हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार उन्नति क्लासेज हरदोई में। मेरा नाम है ओम प्रताप सिंह। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक शानदार क्लास जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और आपके हर एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों कंपटीशन में, आपके हर एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाली है। जैसा कि साथियों हमने कल पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया और भारत के मंदिरों को तोड़ा और मूर्ति भंजक की उपाधि हासिल की और भारत से धन दौलत को लूटा और गजनी लेकर गया और अंत समय में पागल होकर सड़कों पर भटक कर मर गया। साथियों, अब उसी गजनी साम्राज्य में आगे चलकर एक खुर्र नाम की जाति जो है शासन करती है। और वह जाति एक अलाउद्दीन नाम का व्यक्ति, आपको बता दूं ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी आगे आएगा, इसे मैं आपको बताऊंगा। ये अलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति है। इसे इस खुर्र जाति के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, हद से ज़्यादा परेशान हुआ। कौन? अलाउद्दीन नाम का व्यक्ति। और इसने क्या किया? गजनी को आग लगा दी। गजनी को पूरे साम्राज्य को जला दिया और उसमें से कुछ लोग बचे, वो भाग गए। वो भागकर पंजाब के लाहौर में बसे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अलाउद्दीन ने आग लगा दी और विश्वद्रोहक की उपाधि हासिल की। विश्वद्रोहक की उपाधि हासिल की। इसकी विश्वद्रोहक और जहाँ सोच की उपाधि हासिल की। इसका मतलब होता है, विश्वद्रोहक का मतलब होता है कि विश्व को जलाने वाला, विश्व को आग लगा देने वाला कहा गया। किसे? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन गजनी में बैठता है और गजनी के पास दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। एक का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद और दूसरे का नाम था मोहम्मद गौरी। दोनों की एक दूसरे की अच्छी बातचीत रहती थी, एक दूसरे की बात मानते थे। और गजनी साम्राज्य जो था वो छोटा सा राज्य था। काफ़ी ज़्यादा दौलत नहीं थी, धन दौलत की आवश्यकता थी, साम्राज्य विस्तार की इच्छाएं दोनों ने व्यक्त की। और मोहम्मद गौरी ने गयासुद्दीन से कहा, तुम जो है मध्य एशिया निकलो। कहाँ निकलो? मध्य एशिया निकलो और मैं जो है गजनी को संभालूंगा। तुम जो है मध्य एशिया निकलो और मैं जो है गजनी को संभालूंगा और हिंदुस्तान पर आक्रमण करूंगा। गयासुद्दीन मोहम्मद जो है वो मध्य एशिया की तरफ निकल जाता है। मध्य एशिया यानी ईरान, उस समय पर ख्वारिज्मों का शासन हुआ करता था। ये जाता है और वहाँ ख्वारिज्मों से युद्ध करता है। और मोहम्मद गौरी के पास। मोहम्मद गौरी जो है गजनी में गौर वंश की स्थापना करता है। साथियों, आपको बता दूं, मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में बताया था कल, यानी पिछले वीडियो में। आशा करता हूं आपने देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो जाइए, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, उसे आप देखिए। महमूद गजनवी के नाम से थंबनेल लगा हुआ है। महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश का शासक था और जो मोहम्मद गौरी था वो गौर वंश का शासक था। इसने गौर वंश की स्थापना की और साम्राज्य विस्तार के लिए इधर उधर निकलना शुरू किया। और सबसे पहले निकलता है मुल्तान। 1175 ईस्वी में मुल्तान की तरफ निकलता है। मुल्तान को उस दौर में स्वर्ण नगरी कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी, वीडियो, तमाम किसी भी तरीके की वनडे क्लासेज में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण नगरी किस शहर को या किस क्षेत्र को कहा जाता था। आपको ऑप्शन मिल सकता है मुल्तान ऑप्शन मिल सकता है, देवल, सहवान, निरुन, किसे कहा जाता था? तो आपको पता है ना किसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी?
मुल्तान, फटाक से लगाएंगे, आपका 1 नंबर पक्का। साथियों 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को जीत लेता है। और जो जीत जाता है ना तो उसकी आशाएं जो हैं बढ़ जाती हैं, उसकी आशाएं बढ़ जाती हैं और अब वो सोच रहा है कि भारत के ऊपर आक्रमण कैसे किया जाए। भारत, आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, भारत जो है नीचे हिंद महासागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिमालय पर्वत। भारत में प्रवेश करने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। यहाँ से उसने प्रवेश करता है गुजरात, गुजरात में प्रवेश करता है और फंस जाता है कहाँ, कच्छ के रण में, दलदले क्षेत्र में फंस जाता है। और वहाँ पर फिर भी फंस जाने के बाद भी वहाँ पर वो युद्ध करता है। और युद्ध किसके साथ करता है? गुजरात के शासक अनिलवाड़ शासक, अनिलवाड़ वंश के शासक थे भीम द्वितीय, जिन्हें मूल राज भी कहा गया। इन्होंने अपनी माँ नायिका देवी के साथ मिलकर के युद्ध किया और मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया। मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट गया और सोचने लगा कि इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान को जीतना, और गया वापस गजनी और क्या करने लगा, विचार करने लगा, रणनीति तैयार करने लगा कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान को जीता जाए। साथियों आपको बता दूं, जो गजनी साम्राज्य के कुछ, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, गजनी साम्राज्य के जो कुछ लोग बचे हुए थे वो आकर के पंजाब के लाहौर में बस गए थे और उसी में से एक का नाम था खुसरो मलिक। उसी परिवार का एक व्यक्ति था खुसरो मलिक। और ये पंजाब के लाहौर में खुसरो मलिक जो था वो मोहम्मद गौरी के डर से छुपा हुआ था। अब मोहम्मद गौरी को तो विस्तार करना है, साम्राज्य विस्तार करना है, खुसरो मलिक को ख़त्म करना चाहता है, पंजाब के लाहौर पर शासन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पंजाब के लाहौर को उस समय पर हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा जाता था। अगर आप हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते हो तो एक ही सिर्फ रास्ता था, वो था पंजाब के लाहौर से होते हुए रास्ता आता था। तो ये क्या करता है, जैसा आज भी नेता लोग करते हैं, जाहिर है करते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी राजनीति से मतलब होता है, क्योंकि राजा का उद्देश्य होता है कि युद्ध को जीतना, साम्राज्य को बढ़ाना और सत्ता हासिल करना और शासन करना। मोहम्मद गौरी जो है वो पत्र लिखता है खुसरो मलिक से, कहता है कि सुनो खुसरो मलिक, तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, आओ हम दोनों आपस में मित्रता करते हैं और काफिरों से लड़ते हैं और दुनिया पर फतेह हासिल करते हैं और शासन करते हैं पूरी दुनिया पर। खुसरो मलिक को लगा कि आदमी तो काम का है, लगता है कि हमारे काम आएगा। लेकिन खुसरो मलिक जैसे ही बाहर आता है, मोहम्मद गौरी इसकी हत्या कर देता है और लाहौर पर उस समय सत्ता हासिल कर लेता है और बन जाता है शासक। क्या बन जाता है वहाँ पर? शासक। अब साथियों इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे शासन कर रहा है, शासन करने देते हैं कुछ देर, चलते हैं दिल्ली की तरफ, चलते हैं दिल्ली। दिल्ली जो है जिस तरीके से आज के समय में, आज के अनुसार राजनीति यानी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली है। दिल्ली में जिसकी सरकार होती है वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में अपनी सरकार बड़ी आसानी से बना सकता है। और सोचो उस 12वीं सदी में कितना दिल्ली का महत्व रहा होगा। तो आपको पता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो आइए आपको बता दें, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने की थी। साफ साफ क्वेश्चन बन सकता है वनडे क्लासेज में, वनडे एग्जाम में, कि बताइए दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो आपको तो पता है ना, क्या अनंगपाल तोमर ने की थी? आपका 1 नंबर पक्का। अब अनंगपाल तोमर जो है, इनके एक भी पुत्र नहीं था बल्कि 2 पुत्रियां थीं। कौन थी? 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री की शादी कन्नौज में करते हैं गहड़वाल शासक के यहाँ, अपनी एक पुत्री का विवाह करते हैं
और एक पुत्री का विवाह अजमेर के चौहानों में कर देते हैं। एक पुत्री का विवाह अजमेर के चौहानों में कर देते हैं। और जो गढ़वाल शासक थे उनसे पुत्र जन्म होता है किसका? जयचंद का। जयचंद को तो जानते हो ना, सुना होगा। तो हिंदुस्तान को जानता है वो जयचंद को जानता है। और कहते हैं ना कि जयचंदों के हिंदुस्तान में कमी नहीं है, तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। और अजमेर में जो पुत्री ब्याही थी चौहानों में, उनसे एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। मूवी भी आई थी, मुझे नहीं मालूम किस हीरो की थी, कौन सी हीरोइन थी। हालांकि नाम पता होता तो बताता, जैसे कि अक्षय कुमार हीरो और मानसी छिल्लर थी। खैर, पृथ्वीराज चौहान, आपको पता है कि लड़ाई की सबसे बड़ी वजह क्या रही? संपत्ति। कोई भी संपत्ति, किसी प्रकार की संपत्ति। और हिंदुस्तान में सदियों से लड़ाई रही है किस पर? संपत्ति के ऊपर। दिल्ली जो है सबसे अच्छा शहर है, उसमें पर सबसे अच्छा नगर है। जयचंद को लगता है कि दिल्ली जो है हमारे नाना है, आनंदपाल तोमर जो है हमारे नाना हैं, दिल्ली जो है हमें देंगे। और पृथ्वीराज चौहान को लगता है हमें देंगे, क्योंकि दिल्ली को कौन नहीं चाहता, दिल्ली सब लेना चाहते थे उस समय पर। दोनों चाहते थे कि दिल्ली में मिले और दिल्ली पर हम शासन करें। और दोनों के मन में यह भी आता था कि हो सकता है कि आधा आधा साम्राज्य दे दें, आधा आधा साम्राज्य दोनों को दे दें। लेकिन ऐसा नहीं किया। किसने? आनंदपाल तोमर ने ऐसा नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान की वीरता से प्रभावित हुए और पूरी दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को दे दी। कहा जाओ शासन करो और मौज करो और क्या उड़ाओ थर्राटे मौज में। ठीक है। तो जयचंद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की जो आधे का हिस्सेदार हो और उसकी संपत्ति चली जाए तो आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि उसे कैसा लगेगा। अपने हिसाब से जैसा आज भी होता है, जब एक को संपत्ति मिल जाती है तो एक पैदल हो जाता है, तो उसके विचार में एक ही विचार आता है कि इसे बर्बाद कर दो। जयचंद ने भी कहा कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और यहीं पर एक बात और आपको बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। हालांकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। हालांकि जो युद्ध हुआ और भारत गुलाम हुआ, मेरे हिसाब से तो संयोगिता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा उसमें। हालांकि आपके अनुसार संयोगिता या फिर जयचंद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके अनुसार वो उसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, पुत्री थी संयोगिता, नाम था संयोगिता। और इस संयोगिता से जो है चौहान साहब को क्या होता है? लव। और भैया जिससे लव हो जाए उससे क्या छुटकारा नहीं मिलता ना, लव होती चीज़ ऐसी है, क्या किया जाए। और अपने यहाँ पे जयचंद ने एक स्वयंवर रखा। स्वयंवर समझते हो ना? कंपटीशन जैसे धनुष, रामायण में धनुष यज्ञ में हुआ था, जो धनुष तोड़ेगा वो सीता मैया को ले जाएगा। महाभारत में जो मछली की आंख में तीर मारेगा वो द्रौपदी को ले जाएगा। और ऐसे ही कंपटीशन आज होता है, जो पेपर निकालेगा, इंटरव्यू पास करेगा, वो बन जाएगा PCS अधिकारी, IAS और IPS अधिकारी। ऐसा ही आज भी है, अपने अपने दौर का अपने अपने हिसाब से कंपटीशन था। तो ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे जयचंद जो है स्वयंवर रखता है और पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगता है कि जयचंद जो है मुझे इनवाइट करेगा स्वयंवर के लिए। लेकिन ऐसा जयचंद ने नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को घोड़े पे तक 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 ले गए। अब जयचंद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जरा सोचो, एक तो दुश्मन दिल्ली पहले ले ली और उसके बाद में बेटी को उठा ले गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। जरा सोचो जयचंद का क्या हाल हुआ होगा। जयचंद ने उसी दिन कहा कि मैं अब तो जो है पृथ्वीराज को बर्बाद कर दूंगा। क्या करूंगा? बर्बाद कर दूंगा। अब ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, इनकी कहानी को यहीं छोड़ते हैं।
और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो होता है आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली में मौज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर मोहम्मद गौरी भी थराटे काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, एक जगह है भटिंडा नाम से, क्या है, एक जगह है भटिंडा नाम से, क्या, भटिंडा नाम से एक जगह है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विवाद होता है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं भैया भटिंडा जो है ना वो दिल्ली में आता है, दिल्ली के क्षेत्र में आता है। और गौरी कहता है ना बाबा, ये जहाँ पर मैं शासन कर रहा हूँ पंजाब में, उस क्षेत्र में आता है। दोनों में बात, दोनों योद्धा थे और क्या होता है, दोनों लड़ जाते हैं, दोनों की सेनाएं आती हैं और युद्ध होता है। कहाँ होता है, तराइन में। कब होता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है, गौरी यानी मोहम्मद गौरी वर्सेज यानी बनाम पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। कब होता है, आज जो तराइन जो है वो तराइन इस समय पर हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। और इसमें होता क्या है, ये भैया हार जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान जो हैं राजपूत सम्राट, उस समय पर जाने माने शासक थे और वैसे भी इतिहास में बड़ा ही योगदान रहा इनका और आज हम सभी लोग इनको जानते हैं और बड़े इज्जत से इनका नाम लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जो है गौरी को तराइन के मैदान में क्या किया, थर्राटे कटा दिए। क्या किया, थर्राटे कटा दिए और गौरी जो है बुरी तरह से परास्त हुआ और भाग गया। कहाँ भाग गया, वहीं पीछे हट गया। और इसके बाद वो सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। और हमारे चौहान साहब थे ना जो, वो जीत का जश्न मनाने लगे, जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का जश्न। और गौरी जो है हारने के बाद रणनीति बना रहा था जीतने की, आखिर दोबारा से युद्ध को कैसे जीता जाए। आज भी ऐसा होता है, कोई भी नेता या विधायक जब जीत जाता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, एकदम मौज, पूरे 5 साल मस्ती करो, भूल जाओ, इसने वोट दिया उसे भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। और जो हार जाता है वो पूरे 5 साल मेहनत करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जीत भी जाता है। तो हालांकि जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप भूल जाओ कि आपके सामने शत्रु है, वो दोबारा भी हमला कर सकता है या आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि गौरी ने जो है अपनी बेगम को एक पत्र लिखा, गजनी, उसकी बेगम जो थी गजनी में थी। गौरी लिखता है कि बेगम साहिबा, या तो जीतने के बाद, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गजनी में मिलेंगे या फिर जन्नत में मिलेंगे, हम एक दूसरे से अब कभी नहीं मिलेंगे। और उसने कभी बिस्तर पे नहीं सोया, ज़मीन में सोया और उसने प्रण कर लिया कि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है तो हराना ही है। और क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि दोबारा आ सकता है और दोबारा से कुछ भी हो सकता है, हार या जीत हो सकती है। लेकिन 1192 में सेकेंड तराइन का युद्ध होता है, सेकेंड तराइन का युद्ध होता है। और एक इसके बीच होता है, फिर से वही कौन, गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस बार गौरी अकेला नहीं था, उसके साथ में जयचंद भी था। कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जयचंद की
एक गलती, हालांकि उसने तो कसम खाई थी ना कि पृथ्वीराज चौहान को हम बर्बाद कर देंगे, और उसने एक विदेशी का साथ दिया और भारत सदियों सदियों तक गुलाम रहा। जयचंद और गौरी एक तरफ हैं, पृथ्वीराज चौहान एक तरफ हैं, और ये इस बार हार जाते हैं और ये जो है इस बार जीत जाता है। कौन? गौरी और जयचंद दोनों मिलकर के जीत जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को ये गजनी लेकर चला गया, और उसके बाद में चंद्रवरदाई लिखते हैं कि उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान, ऐसा कुछ कहा जाता है। बाकी अब जो है आपको बताऊं कि मोहम्मद गौरी जो है वो चला जाता है, यहाँ से जीतने के बाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जहाँ उसका भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गया हुआ था। कहाँ? मध्य एशिया में गया हुआ था। वहाँ जाता है, अपने भाई का साथ देता है, वहाँ जाता है, अपने भाई का साथ देता है। और कुछ दिनों बाद वापस लौटता है। और इससे पहले जयचंद तो अकेला रह गया था ना, गौरी चला गया, पृथ्वीराज चौहान भी चले गए। जयचंद को लगा कि सब कुछ खत्म हुआ और दिल्ली तो हमें मिल गई, अब आराम से मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जयचंद ने इतना हिसाब नहीं लगा पाया कि हो सकता है वापस आए, इसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन नहीं, यही कमी रही। इतिहास में सिखाता है कि आप जो है हर वक्त होशियार रहिए, आपका दुश्मन आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके से वार कर सकता है। लेकिन हम आज भी नहीं समझते, ये बात हमें समझना चाहिए। और दोबारा आता है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में दोबारा आता है। कौन? मोहम्मद गौरी वापस आता है, और मोहम्मद गौरी वर्सेज जयचंद के बीच युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। कहाँ का? चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद हार जाता है, गौरी जीत जाता है। यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन बनेगा कि 1194 में, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है कि 1194 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंदावर में हुआ था। किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था और जयचंद हार गया था। तो 1194 ईस्वी के बाद 1194 ईस्वी के बाद यहाँ पर अपने कुछ दासों को नियुक्त कर देता है और चला जाता है खोखरों। एक खोखर जाति थी, क्या? एक खोखर जाति थी, खोखर है ना, खोखर जाति थी, जनजाति, खोखर जनजाति थी। और खोखर जनजाति को बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ निकल जाता है। और जब पुनः आता है वापस तो 1195 ईस्वी में, कब? 1195 ईस्वी में खोखर जाति के लोग इसकी हत्या कर देते हैं। क्या? इसकी हत्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये तो रही मोहम्मद गौरी की कहानी। क्या? ये रही मोहम्मद गौरी की कहानी। और इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम तो सुना होगा ना आपने? नहीं सुना तो हम आपको बताएंगे आज। बख्तियार खिलजी जरा इधर रखते हैं थे। बख्तियार खिलजी कौन? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इसने जो है बिहार पर आक्रमण किया। कहाँ? बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण किया। और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय पर एक विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा
विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और बढ़ा कहाँ, बंगाल की तरफ। बंगाल की कहानी एक अजीब है, ऐसी घटना कभी विश्व में नहीं हुई, ऐसी घटना बंगाल में हुई। बंगाल पे शासन जो कर रहे थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन नाम के एक शासक वहाँ पर राजा शासन कर रहे थे और खिलजी जो था वो बंगाल को जीतने के उद्देश्य से गया हुआ था और मात्र 18 लोगों ने बंगाल को जीता। मात्र 18 लोगों ने बंगाल को जीत लिया। ऐसी घटना सोचने में लग रहा होगा ना कि 18 लोगों ने एक राज्य को जीत लिया और वहीं पे जाके ऐसा ही हुआ। जो खिलजी जो था वो एक अरब का व्यापारी, अरबी घोड़े बेचने की दृष्टि से अरब का व्यापारी बनकर गया और 6 लोग जो थे वो द्वार के अंदर गए। 6 लोग द्वार के अंदर चले गए और परमिशन ली कि हम तो भैया अरब से आए हैं, व्यापारी हैं, हमें अंदर जाना है, राजा साहब से मिलना है। तो द्वारपालों ने ठीक कहा, जाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर जैसे ही 6 लोग पहुंचे, गेट के अंदर जैसे ही ये लोग घुसे, अंदर 8 से 10 लोग जो भी वहाँ पे लगे हुए थे उन सबको मारना काटना शुरू कर दिया। और पीछे जो 12 लोग बचे हुए थे उन्हें बुलाया, आ जाओ भैया, अकेला आ जाओ, वकील आ जाओ, शकील आ जाओ, अलाउद्दीन आ जाओ, तुम आ जाओ, सारे आ जाओ। और लक्ष्मण सेन को लगा कि जो तुर्कों ने आक्रमण कर दिया है, और उसे लगा क्योंकि तुर्कों का आक्रमण रहा था उस दौर में और ये बहुत भारी सेना लेकर आए हुए हैं। लक्ष्मण सेन जो है पीछे के दरवाजे से भाग गया। बड़ी आसानी से बख्तियार खिलजी को बंगाल मिल गया। अब कहते हैं ना, अगर आप ज़्यादा अपनी इच्छाएं बढ़ाओगे तो आपके लिए फिर क्या होगा, नुकसान ही तो होगा। बख्तियार खिलजी था ना, उसकी आशाएं जो हैं और बढ़ गईं। उसने कहा चलो और चलते हैं कहीं। उसने क्या किया, पूर्वोत्तर पर आक्रमण कर दिया। पूर्वोत्तर चला। पूर्वोत्तर में कबीली जनजातियां थीं और यहाँ पर सारा पहाड़ी क्षेत्र और जंगल जिसमें कि भटक गया। और जनजाति जो थी वो पीछे हटती गई और ये जंगल में फंसता गया, जंगल में अंदर जाता गया और बख्तियार खिलजी आगे जाकर के खो गया। और जनजाति के जो लोग थे वो पेड़ों पर चढ़ गए और पेड़ों पर चढ़ करके तीर छोड़ने लगे और बख्तियार खिलजी की सेना को ध्वस्त कर दिया। और वहाँ पर बख्तियार खिलजी भी मारा गया। तो जनजाति के लोग वैसे भी आज भी तो बहुत सारे खतरनाक होते हैं, है ना। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? आशा करता हूँ क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। साथियों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो पूरी वीडियो देखी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, उन्नति करिए, जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ, खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।